नमस्कार दोस्तों, सक्सेस बाय एडी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी के अंतर्गत लोकतंत्र की प्रकृति। दोस्तों, पिछली क्लासेज में हम लोग देख लिए थे प्रजातंत्र के प्रकार, प्रजातंत्र होता क्या है और प्रजातंत्र के प्रकार। अब इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लोकतंत्र की प्रकृति, नेचर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो दोस्तों, नेचर ऑफ द डेमोक्रेसी की बात करें तो नेचर ऑफ डेमोक्रेसी यानी प्रजातंत्र की प्रकृति की बात करें तो तीन प्रकार की प्रकृति प्रजातंत्र की होती है। एकात्मक सरकार और नंबर 2 संघात्मक सरकार और नंबर 3 अर्ध संघात्मक सरकार, अर्ध संघात्मक सरकार। ठीक है दोस्तों, अब इनको हम बारी बारी से देखने का प्रयास करेंगे और ये भी पता लगाएंगे कि भारत में जो भारतीय लोकतंत्र है उसकी प्रकृति कैसी है, एकात्मक है या संघात्मक है या फिर अर्ध संघात्मक है। तो एकात्मक सरकार की बात करें दोस्तों तो इसमें बारी बारी से देखने का प्रयास करिए दोस्तों। एकात्मक सरकार की बात करें तो इसमें जो है सत्ता का केंद्रीकरण होता है दोस्तों। सत्ता का क्या होता है? केंद्रीकरण होता है। शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है, शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है दोस्तों। कार्यों का विभाजन नहीं होता है, कार्यों का विभाजन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, सत्ता का केंद्रीकरण होता है, कार्यों का बंटवारा नहीं होता है, शक्तियों का विभाजन नहीं होता है। यहाँ पर इस प्रकार के सरकार में इकाइयां जो होती हैं वो केंद्र सरकार के अधीन होती हैं और इकाइयों में स्वायत्त शक्ति प्राप्त नहीं होती है दोस्तों। और इकाइयों को दोस्तों शक्ति जो है संविधान से प्राप्त नहीं होती है बल्कि केंद्र सरकार से प्राप्त होती है। और दोस्तों यहाँ पर जो है इकाइयां जो होती हैं वो केंद्र सरकार पर निर्भर होती हैं। और इस प्रकार की सरकार दोस्तों सबसे पहले इंग्लैंड में अपनाया गया दोस्तों। कहां पर? इंग्लैंड में। इस प्रकार की सरकार सबसे पहले इंग्लैंड में जो है पाई गई। और उसके बाद दोस्तों इसमें जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं होती, केवल और केवल सेंट्रल। और सेंट्रल और स्टेट की बजाय दोस्तों जो है सिटी पाई जाती है, जैसे लंदन सिटी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो एकात्मक सरकार बनाने वाला पहला देश इंग्लैंड। ठीक है, इसमें सत्ता का केंद्रीकरण होता है, शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है, कार्यों का विभाजन नहीं होता है और इकाइयां केंद्र सरकार पर निर्भर होती है। और जो है इकाइयों को जो शक्ति होती है संविधान से प्राप्त नहीं होती है बल्कि केंद्र सरकार से प्राप्त होती है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे संघात्मक सरकार की बात करेंगे। तो दोस्तों संघात्मक सरकार की बात करें तो यहाँ पर सत्ता का केंद्रीकरण न होकर क्या होता है? विकेंद्रीकरण होता है दोस्तों। सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात करें दोस्तों तो विकेंद्रीकरण क्या होता है कि जहां पर यानी निर्णयों और शक्ति में अनेक केंद्रों का निर्माण हो, जहां पर निर्णय और शक्ति में बहुत सारे केंद्रों का निर्माण हो, वहां पर क्या होता है? विकेंद्रीकरण होता है दोस्तों। जैसे भारत की बात करें तो भारत में
विकास के लिए बहुत सारे योजनाएं जो है नीतियां बनाई गई हैं और उन हर नीतियों के लिए अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं। तो दोस्तों जहां पर संघात्मक सरकार होती है वहां पर सत्ता का क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है। कार्यों का बंटवारा होता है, कार्यों का बंटवारा होता है, यहां पर नहीं होता है लेकिन यहां पर होता है। ठीक है दोस्तों, शक्तियों का विभाजन होता है, शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स भी पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स भी पाई जाती है। संघ व इकाइयों को संविधान द्वारा शक्ति प्राप्त होती है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर संघ जो है इकाइयों को शक्ति जो है केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त होती है, लेकिन यहाँ पर जो है संघ और इकाइयों दोनों को जो शक्ति होती है वो जो है संविधान द्वारा प्राप्त होती है। और यहाँ पर दोस्तों जो है इकाइयां स्वायत्त नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर संघ और इकाइयां दोनों स्वायत्त होती है। अर्थात यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, लेकिन दोनों के पास दोस्तों बराबर शक्ति होती है। और इस प्रकार की सरकार सबसे पहले दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट को स्वायत्त शक्ति प्राप्त होती है, संविधान के द्वारा प्राप्त होती है। और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोस्तों, सेंट्रल एंड स्टेट्स दोनों के पास बराबर शक्ति होती है। और इस प्रकार का संघात्मक सरकार का कंसेप्ट सबसे पहले यूएसए में दोस्तों, कहां पर, यूएसए में संघात्मक सरकार सबसे पहले यूएसए में। तो दोस्तों भारत में भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, लेकिन थोड़ा सा मॉडल अलग है। दोस्तों संघात्मक सरकार के दो मॉडल थे, एक यूएसए मॉडल और एक कनाडा मॉडल। तो ही संघात्मक सरकार का ही थोड़ा सा परिवर्तित रूप दोस्तों अर्ध संघात्मक सरकार होता है। इसको भी देखेंगे दोस्तों अभी जस्ट। बस बात यही है दोस्तों कि इसमें थोड़ा सा मॉडल अलग है। संघात्मक सरकार और अर्ध संघात्मक सरकार दोनों सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है दोस्तों, देखने का प्रयास करते हैं क्या है। इसमें भी दोस्तों सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है, कार्यों का बंटवारा होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स भी होती है। लेकिन दोस्तों बस अंतर क्या है इससे और इसमें, यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट के पास बराबर शक्ति होती है, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल के पास जो है स्टेट से थोड़ा ज्यादा शक्ति होती है। दोस्तों सेंट्रल के पास स्टेट से थोड़ा ज्यादा शक्ति पाई जाती है। और इस प्रकार की सरकार अपनाने वाला सबसे पहले कनाडा में दोस्तों, कहां पर, कनाडा में। ठीक है दोस्तों, तो कह सकते हैं कि मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था भारत ने कहां से एक्सेप्ट किया, तो अर्ध संघात्मक सरकार का कंसेप्ट कहां से, कनाडा से। और इसी को कह सकते हैं कि अर्ध संघात्मक सरकार का मतलब क्या है, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। तो दोस्तों संघात्मक सरकार ही अर्ध संघात्मक सरकार है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सेम होती है, दोनों के पास बराबर की शक्ति होती है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों सेंट्रल के पास स्टेट से थोड़ा ज्यादा पावर होती है। एक कनाडा मॉडल है दोस्तों, कनाडा मॉडल, और ये क्या है, यूएसए मॉडल। तो दोस्तों भारत ने संघात्मक सरकार कनाडा से लिया, बल्कि न कि जो है यूएसए से। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है दोस्तों। ये थी प्रकृति दोस्तों, ठीक है, प्रजातंत्र की प्रकृति, एकात्मक, संघात्मक और आदर्श।